CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं सूबाई वजीर बराए स्पोर्ट्स एंड लेबर फैसल अयूब खोखर। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके घर खोखर पैलेस पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। फैसल अयूब खोखर के साथ सियासी और ज़ाती हवाले से गुफ्तगू हुई। आप मौजूदा काबीना के सबसे नौजवान वज़ीर हैं और यहाँ एक मिनिस्ट्री लोगों को नहीं मिलती, आपको दो मिनिस्ट्रियाँ, बल्कि एक डिपार्टमेंट तो ऐसा है जो 2 मिनिस्ट्रियों से मिल के एक बना, तो इनफैक्ट 3 मिनिस्ट्रियाँ आपके पास हैं। कैसे आपके नाम का इंतखाब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में देखें मोहसिन भाई, अव्वल तो ये 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं। डिपार्टमेंट ज़ाहिर बात है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर फिर सब डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, लेबर के अंदर सोशल सिक्योरिटी भी है, वर्कर वेलफेयर भी है, तो मुख्तलिफ सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 डिपार्टमेंट्स तो हैं और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मेरा एक सफ़र है और तकरीबन 11 साल का सफ़र है। मैं 2013-14 से मरीम बाजी के साथ, चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के साथ सोशल मीडिया की वर्किंग करते रहे। उसके बाद उनके साथ बाई इलेक्शंस पे वर्किंग करते रहे। उनके साथ मेरे एक 10-11 साल का अरसा दराज का, मेरे जब से मैंने होश संभाली है ना अपनी एजुकेशन के बाद, मैंने मैडम चीफ़ मिनिस्टर के साथ वक्त गुजारा है। तो फिर तब से उनको मेरा पता था कि ये मेहनती है, भाग दौड़ करता है और अपना भी है। तो ये जमात में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, जमात में काबिलियत बहुत मैटर करती है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस बहुत मैटर करती हैं। सियासत के साथ साथ अपना कारोबार भी चला रहे हैं, इतनी हेक्टिक रूटीन कि कहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ भी और अपना बिज़नेस भी कैसे मैनेज कर लेते हैं? भाई बहुत मुश्किल हो जाता है मोहसिन भाई। इसमें यह है कि यकीन जाने कि काफ़ी लोगों को नहीं अंदाज़ा, ज़्यादा कारोबार मैंने अपोजिशन में अल्हम्दुलिल्लाह किया है, क्योंकि अपोजिशन में तमाम तर सख्तियों के बावजूद ये होता था कि आपको टाइम सियासत के अलावा मिल जाता है, क्योंकि सियासत के अंदर जब आप पावर में होते हैं तो फिर आप आवाम के नुमाइंदे होते हैं, तब आपकी ज़्यादा टाइम आवाम में गुजरता है। तो लेकिन अब मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि फिर अपना कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो गया। अब अपना रोज़गार सिर्फ हुकूमती तनख्वाह पे नहीं, क्योंकि हुकूमती तनख्वाह काफ़ी कम है और मेरे अखराजात ज़्यादा हैं, तो इसलिए अपना कारोबार ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ, हमारे घर में ये रूटीन है। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह मैं नमाज़ पढ़ के मैं 2 घंटे सो जाता हूँ, फिर मैं 8 बजे उठ के 9 बजे हम ऑफिस में होते हैं, बिला मतलब उसमें कोई मजाक नहीं हमारे घर में है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर ऑफिस से सारा जल्दी काम शाम कवर अप करके फिर शाम को जब मौका मिल जाए तो 2 घंटे शाम को मिल जाते हैं कारोबार में, और अगर सुबह मिल जाए तो फिर सुबह। पहले मैं सुबह 2 घंटे देता था, लेकिन फिर मैडम चीफ़ मिनिस्टर की तरफ से आया कि अवामी नुमाइंदगान जो हैं और जो ये अपने ऑफिस 2 घंटे के लिए सुबह आवाम के लिए खोलें, तो फिर अब वो पब्लिक डीलिंग ज़्यादा हो गई है पिछले 1-1.5 महीने से। तो वरना लेकिन टाइम निकालना पड़ता है, वरना फिर रोज़गार तो नहीं चलते। क्या क्या कारोबार कर रहे हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई रियल एस्टेट का काम है, मेरी हाउसिंग स्कीम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अलावा रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, और मेरा रियल एस्टेट से रिलेटेड बिज़नेस है। और क्योंकि हमारा शुरू से सिंस जनरेशंस मोर देन 5 सेंचुरीज़ माई फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन पाकिस्तान, और उससे भी ज़्यादा पुराना हमारा शजरा चलता है, तो हमारा काम ज़मीन से रिलेटेड था। अब मुझे एग्रीकल्चर का भी शौक़ है, हमारी एग्रीकल्चर ज़मीनें भी हैं, तो ये सारा काम पैसा कमाने के लिए नहीं करता। पहले सोच और थी कि जब कारोबार स्टार्ट किया तो एक कोशिश होती है कि यार पैसा बनाना है, और मेरे वालिद साहब ने अच्छी उम्र में कारोबार किया तो शौक़ भी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, आपकी प्रायोरिटीज़ दुनिया में ज़िंदगी में चेंज होती रहती हैं। तो बाद में फिर काम करने का शौक़ हुआ, और यकीन जाने जब काम करने का शौक़ हुआ तो पैसा पीछे आया। कितनी शहरी जायदाद है और कितनी ज़रई जायदाद है? ये मेरे ख्याल में जो अवामी नुमाइंदा होता है वो शीशे के घर में होता है, तो मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा हमारी आवाम है, क्योंकि हमारी जो सारे एसेट्स होते हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम तर एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं। तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह का काफ़ी करम है। यानी माशाल्लाह इतनी जायदाद है कि आपको पता ही नहीं कि कितनी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ज़री में इस टाइम कितनी होगी टोटल, और रेजिडेंशियल में कितनी होगी, कमर्शियल में कितनी होगी, क्योंकि अब काम करने का शौक़ है ना, तो काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला बरकत डालते रहते हैं। एग्जैक्ट नहीं पता, वाकई नहीं पता।
कभी बैठ के सोचा भी नहीं अच्छा। कि इतने बन गए हैं, अब इतने और करने हैं। आपकी खोखर फैमिली लाहौर की जो चंद बड़ी नामी ग्रामी फैमिलीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से चोटी की वो 2-4 फैमिलीज़ में से आती हैं। कभी आपने सोचा कि दर्जा बंदी में उन जो रईस हैं उनमें आपका नंबर कितना होता है? मेरे ख्याल में कि आप यकीन जाने कि अल्लाह ताला के शुक्र ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना मैंने कभी भी बैठ के नहीं सोचा, बल्कि मैं तो जब कोई कारोबारी इंसान नज़र आता है और ज़्यादा पैसे कमाता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि जो कारोबारी आदमी है उसको पता है कि अगर कोई दूसरा शख्स पैसे बना रहा है ना, तो ये एक कारोबारी साइकिल होता है कि आप भी पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। मैंने ये एक तो इस्लाम में भी है, मैंने ये वैसे भी देखा है कारोबारी साइकिल में। अगर कोई रियल एस्टेट के कारोबार में बूस्ट कर रहा है, बाकी सारे कारोबार में बूस्ट करेंगे, इट हैपन्स। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि यार वो ख़ानदान बहुत ज़्यादा रईस जा रहा है तो मुझे भी इतने बनाने हैं। मुझे ना ख़ास तौर पर जब कोरोना हुआ ना, मुझे कोरोना बहुत शदीद हुआ था, तो ज़िंदगी का एक मकसद ना थोड़ा सा चेंज हो गया था 2020 में। तो फिर वो चीज़ों उसने फिर एक बार मुझे धचका दिया, तो इतनी सोच कभी आई नहीं कि यार वो 4-5 फैमिलीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, तूने भी इस दौड़ में आना है। तो मैं उस दौड़ से निकल चुका हूँ। बतौर वज़ीर आपकी कितनी तनख्वाह है? बतौर वज़ीर काफ़ी कम है। लोग समझते हैं कि कितने कोई करोड़ों के करीब होगी, लाखों होगी, और मेरे ख्याल में कि ये हम बात कैबिनेट में भी कर चुके हैं। मैं हमेशा से ये बात बिलीव करता हूँ कि जो तनख्वाहें चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हों, तनख्वाहें चाहे वो पॉलिटिशियंस की हों, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर उसका बुराई की तरफ ज़हन नहीं जाएगा, करप्शन की तरफ ज़हन नहीं जाएगा। और जब आपके पास 2 पोर्टफोलियो होते हैं तो फिर 2 तनख्वाहें आती हैं? तनख्वाहें आपकी उतनी ही रहती हैं, तो तनख्वाह आपकी नहीं बढ़ती, चाहे आपके पास 10 डिपार्टमेंट्स भी हों, तो तनख्वाह आपकी उतनी है। लेकिन मैं तो वैसे भी जो मेरी तनख्वाह जो मेरी आती है वो मैं एज़ इट इज़ रुपीज़ विद रुपीज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को नहीं बताता ताकि पोलिटिसाइज़ ना हो। मेरा अपना NGO भी है उम्मीद सहर, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल से बनाया हुआ है, तो मेरी सारी तनख्वाह उसमें डोनेट करता हूँ। आपकी जो काबीना है सारी जी, उसमें सबसे ज़्यादा अमीर वज़ीर कौन सा है और सबसे कम पैसों वाला कौन सा है? अमीर आप दिल से कह रहे हैं या पैसों से कह रहे हैं? माली लिहाज से। माली लिहाज से मुझे नहीं पता, मुझे वाक़ईतन नहीं पता। खोखर पैलेस को देखकर माशाल्लाह जितना ये अजीमुशान है, देखकर तो ऐसे लगता है कि ये किसी शाही ख़ानदान का एक कोई महल है। जी, कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं? देखें, ये आपने मोहसिन भाई बड़ा दिलचस्प सवाल किया। पहली बात तो ये है, कई लोगों को शौक़ होता है कि वो बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट करते हैं, शो ऑफ पावर होती है। कई लोगों को शौक़ होता है यार बहुत अच्छी गाड़ियाँ रखें, कईयों को शौक़ होता है यार घर अच्छा होना चाहिए। अब देखें कि सियासत में मेरे वालिद साहब आए हैं 2010 में MP बने हैं। सियासत तो शुरू से हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डेरादारी चलती रही है, चाचू मेरे कई बार MNA बने हैं, लेकिन हम 2010 में आए हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब, लेकिन हमारा ये शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हम कारोबारी रहे हैं, हमारी ज़मीनी जायदाद शुरू से हमारी फैमिली की इधर रही हैं। अब ये हुआ कि जोहर टाउन वाज ए प्लेस जहाँ पर शाम को कोई आता भी नहीं था। अब ये वो इलाके हैं जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने नवाजा और ये महंगी हो गई, तो जिनके पास जायदादें थी उन्होंने नहीं बेची, वो महंगी हो गई। तो ये हमने ख़रीदी थी अर्ली 2000s में, ये जगह बहुत सस्ती थी तब ख़रीदी। मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा और मेरे ताया 3 भाई, वो तीनों हम इसी घर में रहते हैं और तीनों की फैमिलीज, उनके बच्चे और उनके बच्चे आगे। अब ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100 कनाल में ये घर मुश्तमिल है। अब उस टाइम पे चंद लाख रुपए में ये 1-1 कनाल था, आज ये करोड़ों में होगा या पता नहीं कितने में होगा। तो उस टाइम पे ये जगह ख़रीदी। हमारा शौक़ एक था कि घर इकट्ठे होने चाहिए, तो हमने लोगों के फार्म हाउसेस बड़े होते हैं, हमारा तभी समझ लें कि ये शमशानी गाँव से ये फार्म हाउस ही था, जगह थी, तो हमने ये यहाँ पर घर बना लिए। यहाँ पर मेरे चचा रहते हैं, यहाँ पर मेरे ताया रहते हैं, अब उनके बच्चे हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे अपने अपने कंपाउंड्स हैं, अपने अपने घर हैं, इसी तरह जिस तरह आप बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी अपनी प्राइवेसी भी है। तो ये तमाम पर हमने फिर इसको एक खोखर पैलेस कह दिया। पीछे हमारी बहनों के घर हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह समझ एक मोहल्ला है, खोखर पैलेस एक घर नहीं है, एक छोटा सा मोहल्ला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बड़े बड़े महल्लात बनाने का शौक़ असल में किसका है फैमिली में से? ये मेरे वालिद साहब को था कि यार कि मेन उनको शौक़ है डेरेदारी का, कि यार घर बड़ा होगा, कार बड़ा होएगा तो लोग 300-400 बैठ सकते हैं, ठीक है ना। उनका शौक़ है ना खाना खिलाने का, कि यार मेहमान आए हों, ये नहीं कि जाके शादी हॉल में करना है। सिर्फ शादी का वेट नहीं करता, हमें शौक़ होता है कि गैदरिंग बहुत अभी भी शौक़ है, तो हमारी गैदरिंग्स का शौक़ है।
तो फिर यार कि डेरा ऐसा हो कि 400-500 बंदा बैठा हो, 1000-2000 आना हो तो मसला ही कोई ना हो। तो घर है, घर लाहौर में से बड़े बड़े होंगे तो, लेकिन हमें डेरेदारी का शौक़। फैमिली का सरबराह कौन है जो जिसे सारे खोखर जो है ना बड़ा मानते हो? मेरे तायाबू मलिक शफ़ी साहब, वो ख़ुद सियासत में नहीं है और उनको डेरेदारी का शौक़ है और मेरे ख़्याल में वही इन सब के किंग मेकर है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। बरकत मेरे ख़्याल में हमारे घर में मेरे तायाबू की वजह से है। पीटीआई दौर में खोखर पैलेस को गिराने की कोशिश की जी, तो उस वक्त क्या नुकसान हुआ, फिर इसको बाद में बहाल करने पे कितना खर्चा आया? मैं ये फ़ील करता हूँ कि हमारी पर्सनल जो हमारे हलके के मुखालफीन हैं उनसे ज़्यादा इमरान खान साहब हमारे पर्सनल थे और चीफ़ जस्टिस जो साकिब निसार थे उनको एक पर्सनैलिटी क्लैश था मलिक सैफ साहब से कि यार कितना बड़ा लाहौर में घर क्यों है। उसको मेरे ख्याल में सिर्फ मलिक सैफ साहब से नहीं, उसको हर उस कारोबारी ताकतवर बंदे से मसला था जिनको एक पर्सनैलिटी इशू नहीं होता कि यार ये बंदा क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, उसको वो मसला था। तो आई फील पिटी फॉर हिम, मुझे उस पर तरस आता है जिन लोगों को ये पर्सनैलिटी क्लैश होता है। उन पर अल्लाह ताला की ना रहमत होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले, उनको सुकून दे। उनको सुकून नहीं था, उन्होंने बदला लेने की कोशिश की और इमरान खान साहब के साथ मिल के, इमरान खान साहब वाज पर्सनल अगेंस्ट आवर हाउस। वो कहते थे इधर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये इन्होंने कब्ज़े किए इन्होंने, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है जिसने अच्छा कारोबार किया या बड़े महल बनाए हैं उन्होंने गलत तरीके से बनाए हैं। तो अगर गलत तरीके से बनाए थे, मैं तमाम अपने दोस्तों से ये बात पूछता हूँ, तो उस टाइम पे तो वज़ीर आज़म भी पीटीआई वाले थे, उस टाइम तो तमाम तर चीफ़ मिनिस्टर भी आप थे, ताकतें भी आप थी, मुल्क का काजी भी आपका था। तो फिर क्यों नहीं मिली कोई चीज़? अगर कोई चीज़ होती तो आज ये घर ना मौजूद होते ना जी। तो बात यह है कि ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। हमारे ख़िलाफ़ मस्जिदों में ऐलान हुए, हम पहले सियासतदान हैं जिनके ख़िलाफ़ मस्जिदों में ऐलान हुए थे कि अगर किसी ने भी मलिक सैफ साहब ने हमारे घर ने किसी का ज़्यादती किया तो आएँ और वो जगह वापस ले लें। आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया और आके क्लेम कर सका या ले सका। तो आज ये तमाम तर घर मौजूद हैं। इन्होंने स्टार्ट किया, हमारी घर के पीछे बहनों के घर हैं, इन्होंने मेरी सबसे पहले मेरी पप्पो का घर गिराया, वीडियो मौजूद है। उसके बाद इन्होंने मेरी बहन का घर गिराया, वो वीडियो मौजूद है। तो ये दीवार हमारे घर की दीवारें गिराई, तो वो ये क्योंकि सारा कंबाइंड है ना, तो गिराते गिराते हमारे घर का जब बैक साइड गिरा तो ये 3 घर इन्होंने गिराए। तो करोड़ों की रुपए लगा बाद में, लेकिन वो मसला ये नहीं था, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये खोखर फैमिली है, मलिक सैफ साहब के बारे में जानते थे, दे वांटेड अस टू रिटेलिएट कि हम सख्ती करें, लोग मरें, ताकि ये हवा वेला हो, वो हमें जेलों में डालें। लेकिन हमने वो मौका नहीं दिया। हमने कहा घर गिरा दें, ये तो इमारत है ना, घर तो बिल्डिंगों से नहीं होता, अल्लाह ताला की ज़ात फिर बना देकर वो हुआ। हमने उस टाइम पे, हालांकि अवाम ने बहुत मोहब्बत दिखाई, मशीनरी के सामने आके खड़ी होगी और ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है कि हज़ारों की तादाद में 2-2 किलोमीटर तक खोखर पैलेस वाज कॉर्डन ऑफ्ड कि पुलिस ही पुलिस थी और अंदर कर्फ्यू था। और इन्होंने हमारे जब घर गिराए और पुलिस सैकड़ों के मुताबिक थी, तो मेरे वालिद साहब का मुझे फ़ोन आया, यार वो पुलिस वाले आए ने घर दे बाहर, यार वो उन्होंने वास्ते खाने का इंतज़ाम करना सी। मैं कहा मर साहब घर डिगन आए ने, वो मेहमानों जी, उन्होंने कहा कि नहीं उनका क्या कसूर है, ये तो जो सरबराह है उनका कसूर है, ये बड़े प्यार करने वाले हमसे, इन्होंने सबसे हमेशा मुझसे बड़ा प्यार किया है, इन सबको खाना खिलाया जाए। तो हमने खाना खिलाया सबको, फिर हमने ये दोबारा तामीर की है और ये फ्रंट वाला हिस्सा बच गया था सारा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो तमाम तर चीज़ें दोबारा बनाई हमने। आपके ख़ानदान पे ये कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया के इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं, वजह क्या है? मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि हमारी फैमिली के अंदर जो एजुकेशन नहीं थी और एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि जो खोखर फैमिली लाहौर में बैठी हुई है, वो ज़ाहिर बात है कि जब आप एजुकेशन की तरफ नहीं आते ना, तो आपको क्या शौक़ होता है असले का, आपको क्या शौक़ होता है ज़मीनों का, आपको क्या शौक़ होता है कि अगर किसी ने बात कर दी तो लड़ाई झगड़े का। और ऊपर से ये एक ट्राइबल ये एक फैमिली है और ये शुरू से इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला, क्योंकि लड़ाइयाँ तो हर जगह चलती हैं। वो क्या होता है कि 2-4 लोग होते हैं, वो सुलह सफाई हो जाती है। इधर ये ट्राइबल हैं, इधर ये सारे इकट्ठे होते थे, तो इधर ये फिर जब इकट्ठे एक झुंड की शक्ल में जाते थे, वो कहते थे ये लड़ने आ गए हैं। तो आई थिंक सिंस अ जनरेशन और सो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि यार ये तो लड़ाई झगड़े वाले हैं। तो वो एक जो परसेप्शन होता है उसको चेंज करने के लिए टेक्स टाइम। तो मुझे याद है कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्राम माई फैमिली टू बी एजुकेटेड फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कनाडा में मेरी फैमिली से कभी गया ही नहीं। मैं जब पढ़ाई करके वापस आया तो तमाम फिर हमारे भाई, कज़न, मेरी करीबी फैमिली के सारे पढ़ लिख गए। मंशा बम के साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है? नहीं, हमारी ऐसा कोई रिश्तेदारी नहीं है। हमारी बरादरीज़म है
तो हमारी रिश्तेदारी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। शौकत खानम हॉस्पिटल जी, ये भी खोखरों की ज़मीन पर बना। मोहसिन भाई, ये जो आप तमाम तर आसपास के इलाके देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 7 इलाके थे जो जहाँ पर खोखरों की जायदादें थीं। तो ये जैसे शोएफात स्कूल है, ये भी हमारे बड़ों की जगह थी। ये शौकत खानम, ये सारी जो जगह थी ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 500 साल से ज़्यादा तो यहाँ पर हमें तारीख़ का पता है यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा ही कोई 300-400 साल से रह रहे होंगे। तो जब आप इतनी जनरेशन से एक ही जगह पे रहते हैं तो आप जो ज़मीन होती है वो लेते रहते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है कि फिर हमारी एंसेस्ट्रियल जगह थी सारी, तो फिर ये सारा इलाका फिर आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें बेचते रहे। तो ये चीज़ें फिर हमारी एंसेस्टर्स की ही थी सारी। खान साहब के सियासत में आने से पहले तो वो आपके हीरो होते होंगे? मेरे हीरो तो नहीं थे, क्योंकि मैं तो 91 की मेरी पैदाइश है और मुझे तब होश भी नहीं थी जब मैंने इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता। एंड ऑब्वियसली आई मस्ट नॉट से कि वो एक अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, ये बड़ी बुरी बात होगी ना। हमारे कायद ने कभी सिखाया, जो शख्स जिस चीज़ में बेहतर है हमें वो कहना चाहिए। ही वॉज़ ए गुड क्रिकेटर, और इमरान खान साहब ने हमारी टीम के साथ मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया क्रिकेट में। तो लेकिन मेरे हीरो रहे शाहिद अफरीदी, क्योंकि मैं उनके दौर में था। तो शाहिद अफरीदी वाज माई हीरो, शाहिद अफरीदी इज़ माई हीरो। और उनके बाद फिर उनके होते भी शोएब अख्तर, ये 2 हमारे हीरो थे शुरू से। तो मेरे ये 2 हीरोज़ हैं। इमरान खान साहब का दौर तो मैंने देखा ही नहीं। आपकी जो फैमिली है ये शुरू से ही मुस्लिम लीग नून के साथ रही। जी, बड़े दबाव भी आते होंगे, हटाने के लिए ऑफर भी आती होंगी। ये मोहसिन भाई, जिन मिनिस्ट्रियों की आज आप बात कर रहे हैं ना, ये मिनिस्ट्रियाँ मुशर्रफ साहब के दौर में मेरे वालिद साहब और मेरे चचा दोनों को ऑफ़र हो चुकी हैं। लोग बात करते हैं ना, शायद उन्होंने मिनिस्ट्रियों के लिए किया। तो जिस टाइम पे प्रेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया, डिक्टेटरशिप का दौर आया, तो उस टाइम पे भी बुला के मेरे वालिद साहब और चचा को लोग कहते थे कि आपने 10-15 साल बाद भी मिनिस्टर ही बनना है ना, तो फिर आज ही मिनिस्टर बन जाए। तो क्यों सियासत को सियासत की तरह लें, इसको अपना पर्सनल ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय करें। लेकिन ये कभी मकसद ही नहीं था ना। तो हमारी वी कैन नॉट चेंज आवर लॉयल्टी, क्योंकि और वो भी अगर ऐसा लीडर हो। हमारी इसमें एक और वजह भी ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो वालिद हैं ना, बड़े मियाँ साहब, उनके साथ हमारी जो ज़मीनें ना जाती उम्रा वाली, वो भी सारी इकट्ठी थी। तो हमारे बड़ों का भी ताल्लुक़ था, और ये मेरे ख्याल में सिंस जनरेशंस वी नो दैट फैमिली। और उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमारे बड़ों के साथ ताल्लुक़, फिर मेरा कहते हैं मरीम बाजी के साथ ताल्लुक़। इट्स अ 3rd जनरेशन। तो फिर ये चीज़ें फिर बड़े मायने रखती हैं। वो भी हमारे जैसे जो कल्चरली इनहेरिटेड लोग होते हैं, इनकी बड़ी वाबस्तगियाँ होती हैं, बड़ी मोहब्बतें होती हैं। तो फिर इस वजह से फिर हम इस जमात से नहीं हट सके। बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब, खेलों की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? सबसे बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट है जो इस टाइम चल रहा है ना, वो 2 चीज़ें चल रही हैं। खेलता पंजाब, पंजाब की तारीख़ में इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह क्लब बेस्ड कभी भी आज तक टूर्नामेंट नहीं हुआ। 1,25,000 एथलीट्स ने रजिस्टर किया है फ्रॉम ऑल ओवर पंजाब। मोहसिन भाई, दिस इज़ अ बिग नंबर, 1,25,000। और हमारी रवायत चली आती थी कि हम अच्छे इवेंट्स करते थे, शाबाशी लेते थे तो घर चले जाते थे। मेरा ये मकसद नहीं था। मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यार फैसल, हमने एथलीट्स प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि पंजाब एक नर्सरी है टैलेंट की। तो मैं चाहता था उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सिफारिश नहीं होनी चाहिए सिर्फ। तो मैं सोचता था कैसे हो कि हर जगह पर मैचेस हों। तो मैंने खेलता पंजाब लॉन्च किया। खेलता पंजाब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तहसील लेवल से मैचेस स्टार्ट हुए हैं पूरे पंजाब में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो फिर प्रोसीड करेगा, बेहतर करेगा, जीतेगा, वो फिर डिविजनल लेवल पे खेलेगा। अब डिविजनल लेवल पे मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल पे आ जाएंगे और फिर लाहौर में फाइनल्स होंगे। तो ये 1,25,000 एथलीट्स ने जो रजिस्टर किए, इसमें से फिर जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे वो फिर इंशाल्लाह पंजाब के लिए हम अपनी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड उसको रिटेन करेगा, उसकी फिर हम ट्रेनिंग करेंगे ताकि फिर हम कल को ओलंपिक्स के लिए दे सकें इनको। तो हमारा सबसे बड़ा स्टेम ये है। और ये हमारी प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस है कि यार हमने नया टैलेंट को बाहर लेके आना, जिनको मौके नहीं मिलते हर तरह के। आप देखेंगे, मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले ओलंपिक से पहले इस बार 7 प्लेयर्स हैं, कम से कम पंजाब की तरफ से 70 प्लेयर्स मैं उनको दे सकूँ कि 70 प्लेयर्स आर रेडी, ताकि हम ये ना कहें पाकिस्तान सिर्फ 7 प्लेयर। अगली बार इंशाल्लाह ताला 70 प्लेयर्स को मैं तैयार करूँगा और मैं ओलंपिक्स के लिए दूँगा इंशाल्लाह ताला। और साथ में बड़ी मेहरबानी हमारे CM की कि उन्होंने मुझे फ़ंड्स दिए।
52 न्यू complexes will be made all over पंजाब. They are being made, मैं भी इनाग्रेट कर रहा हूँ. 52 नए ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं. मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसके अंदर आपकी रनिंग ट्रैक्स हैं, जिसके अंदर आउटडोर जिम्स हैं, ख़वातीन के लिए टाइमिंग्स हैं, और कि वो भी अपने आया करें, वॉक किया करें, एक्सरसाइज किया करें, और झूले लगेंगे बच्चों के लिए जिस तरह बाहर होता है. 15-15, 16-16 करोड़ से एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तैयार होगा. ये आउटडोर वाले हैं. जो इंडोर हैं जिम्नेजियम्स तैयार कर रहे हैं. तो 52 नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं पंजाब के अंदर एट अ टाइम, और जिनको अगले 2 महीने के अंदर इनाग्रेट करना है. कईयों को मैं कर चुका हूँ. 58 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पुराने हैं, जो इनको मैं रिहेबिलिटेट कर रहा हूँ, जो कि ख़राब हो चुके हैं. और पहली बार 2006 के बाद स्पोर्ट्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहा हूँ मैं, जो कैबिनेट से मंजूर करा रहा हूँ. स्पोर्ट्स का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्पोर्ट्स के नए रूल्स होंगे. हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि समझ लें कि ख़त्म हो चुका है. अब इंशाल्लाह कैबिनेट से मैं मंजूर कराने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं नए कवानीन बनाऊँगा स्पोर्ट्स के हवाले से, नए मौके दूँगा. तो एक इस पर बड़ा सीरियस लिया हुआ है, और मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स सिटी भी बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जो कि लाहौर के आउटस्कर्ट्स में होगा और 2-3 हज़ार कनाल पर मुश्तमिल हो. नए होटल्स बने हों, नए स्टेडियम्स बने हों. देखें, हमें एशियन गेम्स होस्ट करनी चाहिए, हमें इतनी तैयारी होनी चाहिए, और ये तैयारी 1 साल की नहीं, 5 साल की तैयारी है. लेबर मिनिस्ट्री के तहत आपकी क्या जिम्मेदारी है? लेबर मिनिस्ट्री इतनी खूबसूरत मिनिस्ट्री है, मुझे भी नहीं पता था. मोहसिन भाई, एक शख्स की सोच है कि हम इतना खूबसूरत काम कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं है. अब हो क्या रहा है, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी क्या कहती है कि जो पंजाब के अंदर जो आपका मिनिमम वेज वाला तबका है ना, जिसकी तनख्वाह पहले 32,000 थी, अब अलहम्दुलिल्लाह हमने 37,000 की है, उसको सबसे पहले मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि यार जो महंगाई हम कहते हैं, ये महंगाई कैसे दूर होगी. अगर 15% सालाना महंगाई आई है या 20% आई है, तो जब आप मिनिमम वेज को जब बढ़ाएंगे, 37,000 करेंगे, तो 10-15% बढ़ेगी, तो वो जो महंगाई है उनके लिए कवर हो जाती है. वो 7-8 हज़ार रुपये जो इंक्रीज़ है, दैट माइट नॉट बी अ बिग अमाउंट फॉर मोहसिन साहब और फैसल साहब, लेकिन जो मिनिमम वेज पे जी रहे हैं ना, उनके लिए वो बहुत मायने रखती है. उसको इंश्योर करना हमारा काम है कि यार 37,000 किसको नहीं मिल रही. लेकिन अब होता क्या, फैक्ट्रीज़ वाले कहते हैं कि हम ये कैसे करें, तो उनको मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ. और इसके अलावा देखें कि उसका जो 6% है ना, वो सोशल सिक्योरिटी के माध्यम में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंश्योर करती है कि वो लोग दें, जिसके भी 5 या 5 से ज़्यादा मुलाजिम हैं किसी भी कारोबार के. अब मैं सोचूंगा कि फैसल सोचेगा कि मेरे 5 मुलाजिम हैं, मैं 2200 रुपये बनते हैं, 6% सिर्फ 2200, मैं 2200 रुपये क्यों दूँ, 11,000 रुपये महीने का मैं क्यों दूँ अपने वर्कर्स पे, क्यों सोचूं. अब एक बात सोचें, उस 2200 रुपये के अंदर हुकूमत पंजाब लेबर मिनिस्ट्री पता क्या क्या कवर करती है. उस मजदूर की टोटल मेडिकल विल बी फ्री इन सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स, एंड सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स आर वेरी नाइस, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं, नए भी बना रहे हैं. उसके अलावा उसके तमाम तर ख़ानदान के मेडिकल भी फ्री. पब्लिक जो हमारा पंजाब वर्कर वेलफेयर है, वो भी इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. 70 स्कूल्स हैं वर्कर वेलफेयर के, बहुत अच्छे. उसके अंदर अब मैं दानिश स्कूल सिस्टम की सिलेबस लेके आ रहा हूँ जी, उसको मैं अपग्रेड भी कर रहा हूँ, स्कूल रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ. तो उसके अंदर उनकी एजुकेशन फ्री है. आगे भी सुन लें, जो कि बाकी कनाडा अमेरिका में भी नहीं होता. पंजाब वर्कर वेलफेयर के तहत जो भी फैक्ट्री मुलाजमीन हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, उनके बच्चे जो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री पढ़ सकते हैं, हम पे करेंगे. और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में खुशखबरी भी दे दें कि हम एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड लेके आ रहे हैं, जो कि हमारी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर हमारे पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी को इकट्ठा करेगा, हमारी लेबर को इकट्ठा करेगा, और पंजाब वर्कर वेलफेयर को भी इकट्ठा कर देगा. एक कार्ड के अंदर तमाम तर बेनिफिट्स आपको तमाम हॉस्पिटल्स में भी मिलेंगे. उसके अंदर हम बेनिफिट्स लेके आ रहे हैं कि आपको आपके राशन पे भी थोड़ा बहुत सस्ता मिलेगा. यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर हम इकट्ठे कर रहे हैं, आपकी मेट्रो बसेज, आपकी ट्रेन्स, एक कार्ड ऐसा बना रहे हैं कि जो फॉर लेबर हो, उनकी सहूलतकारी के लिए हो. तो कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं जी. आपका एक सियासी बैकग्राउंड है जी, इस सियासी बैकग्राउंड का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान कम है, ज़्यादातर फ़ायदा ही है. अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि आपके साथ जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है सालों साल की, मोहसिन भाई, वो बड़ी आसानी हो जाती है. मरियम नवाज़ की क़यादत में काम कर रहे हैं, क्या वो बड़ी सख्त बॉस हैं? मरियम बाजी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात यही है कि वो प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं,
और अगर काम ठीक ना किया हो तो सख्ती भी कर देती हैं। और मैं तो उनके बच्चों की तरह हूँ, छोटे भाइयों की तरह हूँ, तो मेरे पे सख्ती भी ज़्यादा कर देती हैं कि फैसल ये क्यों नहीं किया, तो फिर उनका कोई लिहाज भी नहीं होता। वो मुझे कह देती हैं कि ये इस तरह करना है, हमने इस तरह करना है। अपने काम की अंडरस्टैंडिंग कितनी होती है उन्हें? जो भी आपको टास्क असाइन करती हैं, जो वो विजन लेके चलती हैं, उसको वो खुद कितना अच्छा समझ रही होती हैं? सबसे ज़्यादा अच्छी बात ही यही है कि उन्होंने इस बात को फील नहीं करना कि अगर मुझे नहीं पता तो मैं अपने जूनियर से पूछूंगी, या अपने सबऑर्डिनेट से पूछूंगी, या अपने मिनिस्टर से पूछूंगी, या अपने एक काउंसलर से पूछूंगी। शी विल आस्क इट। वो कहेंगी कि अच्छा मुझे समझाएंगे ये कैसे किया आपने। मीटिंग में भी पूछ लेंगे, अच्छा मुझे तो इसका मतलब नहीं पता, इसका क्या मतलब है। लोग फील करते हैं कि यार मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, इस बात का मतलब पूछूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। शी डजंट फील दैट। सुबह ऑफिस कितने बजे आती हैं? आराम से आती हैं, 11-12 बजे आती हैं, शाम को चल जाती हैं, कितना काम करती हैं? काम के मामले में शी इज़ शहबाज शरीफ पार्ट 2 कि जो मैंने सुना हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब सुबह आते, मैंने उसका काम नहीं किया हुआ। मरियम साहिबा मेरे ख्याल में एक हाथ आ गई होंगी, उसी तरह काम कर रही होती हैं। हमज़ा साहब मैं कहता हूँ कि बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे हैं, और मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब जैसी पर्सनालिटी है कि शी लव्स टू वर्क। और कहते हैं मरियम साहिबा तो जनाब हम मीटिंग में जा रहे होते हैं और कोशिश होती है पहले पहुँच जाएँ। एक तो वो मीटिंग स्टार्ट होती है अगर 10 बजे है तो 10 बजे स्टार्ट, 1 मिनट भी आगे नहीं। अगर आप लेट हैं तो शी डजंट केयर। वो रात को सोती भी लेट हैं, इतना वो ज़्यादा काम कर रही होती हैं, और सुबह उठती भी जल्दी हैं। मुझे नहीं समझ आती हुई इस टाइम नींद कैसे पूरी कर रही हैं, और शी इज़ वर्कोहॉलिक। आपके नाकदीन तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पंजाब हुकूमत तो टिकटॉक पर चल रही है, अमली तौर पे कोई काम उन्हें नज़र नहीं आता। आप क्या कहते हैं? अमली तौर पे आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं? मैं बड़ा एक खूबसूरत छोटा सा फार्मूला है। अगर आपने किसी चीज़ की इवैल्यूएट करनी है तो ज़री बात है, उसका एक पैमाना होता है कि आपने उसको कंपेयर करना है। उसको कंपेयर तो करें ना। आप ऐसा करें कि पंजाब गवर्नमेंट को कंपेयर करें KPK से। आप कैसे कंपेयर करते हैं? अगर ये चीज़ ऐसी है तो आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ जोड़ें, लेबर को लेबर के साथ जोड़ें, हर मिनिस्ट्री को कैटेगोरिकली जोड़ें और प्रोग्रेस चेक कर लें। सिंपल सा फार्मूला है। आप तनकीद करना तो बहुत आसान है। अगर सिंध ने हम पे तनकीद करनी है, बलोचिस्तान ने करनी है, तो लेट्स सी आप अपनी मिनिस्ट्रियों को हमारी मिनिस्ट्रियों से कंपेयर करें और प्रोग्रेस देखें 6 महीने की, और उसके बाद प्रोग्रेस देखें 1 साल की। देखें तनकीद करना तो कोई बात ना हुई। लेबर और ह्यूमन रिसोर्स की वजारत में वाकई अपने दफ्तर गए। आम फैक्ट्री वर्कर की वेलफेयर के लिए आपका इदारा क्या काम कर रहा है, और जो सहूलियात उसे आप फराहम कर रहे हैं वो क्या क्या हैं? कौन एलिजिबल है इसके लिए, और वो आपसे रब्ता कैसे कर सकता है? देखें जी, जो भी फैक्ट्री हमारे साथ कवर्ड है, हमारे साथ अदारे के साथ, पंजाब वर्कर वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी सहूलियात ले सकते हैं। और उसके अंदर देखें जी, उनके अंदर 8 लाख तक के डेथ ग्रांट्स हैं और 4 लाख तक के मैरिज ग्रांट्स हैं। और ये देखें कि हमने पिछले 2 महीने के अंदर तकरीबन 40,000 केसेस जो पेंडिंग केसेस है, पिछले 6 साल से पेंडिंग केसेस थे, हमने उसको किया है। और तकरीबन ये बनते हैं तकरीबन 6-7 अरब से ज़्यादा की मालियत के ये बनते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये केसेस पेंडिंग थे कई साल से। अब ऐसी ख़वातीन या ऐसा कोई शख्स जिसके कोई लवाहिकीन 5-5 साल पहले फौत हो चुके, उनको चेक्स अब आके दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी ज़्यादती वाली बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस लैग को कवर किया है। आम वर्कर है जो किसी भी फैक्ट्री में काम करता है, किसी छोटी वर्कशॉप में काम करता है, वो आपके साथ रब्ता करना चाहे, अपने मसाइल से आपको आगाह करना चाहे, तो उसका क्या तरीका है, कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? क्योंकि मिनिस्टर तक तो आम वर्कर की पहुंच नहीं होती है। जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, यहाँ पर मिनिस्टर भी मौजूद होता है, यहाँ पर इस अदारे का कमिश्नर भी मौजूद होता है। आप यहाँ पर आके भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, और वो हमारे जो मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे मौजूद हैं कि उनसे रब्ता करें। अब उसके ऊपर ये नहीं होता कि जी हज़ारों सैकड़ों आए हैं तो वो गुम हो जाएंगे। हमारी कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है कि अगर हमारे पास 1200 कंप्लेंट्स आई हैं तो उनके ऊपर कंप्लायंस कितने पे हुई है, इन प्रोग्रेस कितनी है, और उनको बताया भी जाता है। बताने वाले का नाम पोशीदा रखा जाता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट फिर हम मीडिया के ऊपर बताते हैं कि हमने किस किस के ऊपर क्या कार्रवाई की है। और आने वाले दिनों पे इंशाल्लाह ताला एक वीडियो क्लिप भी मैं जारी करूँगा जिसके ऊपर हम बताएंगे
कि इतनी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई थी इसकी, और इतनों के ऊपर हमने अमल दरामद करवा चुके हैं। अब देखें जी कि हमारा इन्हीं कंप्लेंट्स के लिए अब अवामी राब्ता ज़्यादा रखने के लिए, अब पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, इसके अंदर लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। अब देखें कि हमने इसके लिए सोचा है कि इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ माय डिपार्टमेंट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम फेसबुक के ऊपर खुली कचहरी लगाएंगे। फेसबुक पर खुली कचहरी? फेसबुक पर खुली कचहरी लगाएंगे, और इसके ऊपर क्या होगा कि हम एक पूरा टाइम दिया जाएगा। हाँ। और उसके ऊपर हम जो लोग हमसे बातें करेंगे, हम उनके ऊपर लाइव तौर पे मैं उनकी कंप्लेंट्स खुद मौसूल करूँगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला उस पर अमल दरामद करूँगा। खुली कचहरी फेसबुक के ऊपर लगेगी। ये तो एक नया ट्रेंड होएगा। बिल्कुल। देखिए ना कि अब उसकी ये वजह है कि एक खुली कचहरी इलाके के अंदर तो लग सकती है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो लग सकती है, लेकिन पंजाब के वो लोग जो हज़ारों रुपए खर्च करके यहाँ लाहौर तक आएंगे, मुझे सब की अवेलेबिलिटी है और मैं सबको नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत को यूज़ करूँ। एक निजी यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया और वजारत की जानिब से वाजिबात के चेक यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पेश किए। फैसल भाई जी, यहाँ आज यूएमटी में हम किस सिलसिले में आए हैं? इतने सारे चेक्स। पंजाब वर्कर वेलफेयर के फ़ंड के ज़रिए मैडम चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी है कि हमारे 2 साल से पेंडिंग चेक्स थे जो कि यूएमटी यूनिवर्सिटी के अंदर पड़े थे, और वो इब्राहिम साहब की मेहरबानी है कि इन्होंने उन बच्चों को बढ़ाते रहे। वो डिले हो गए चेक्स, 2-3 साल की पेंडेंसी चलती आ रही थी। अब इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अब इन तमाम जो पैसे हैं ये हमारा पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड कवर करता है, उनको फ्री पढ़ाता है। जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनको हम फ्री करते हैं। अब वो चेक्स पेंडिंग थे, अब तकरीबन आज 700 चेक्स, तकरीबन 40 करोड़ की अमाउंट आज हम वापस करने आए हैं। इब्राहिम साहब, आप तो खुद वज़ीर रहे हैं और वज़ीर होने के बावजूद आप अपनी पेमेंट नहीं निकलवा सके। देखिए, मैं तो जब वज़ीर था तो मैं कोई भी सरकारी वसाइल का किसी का भी कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मैं तो चाय भी अपनी पीता था, पानी भी अपना दफ्तर लेके जाता था। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई समझे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सके या किसी का शक व शुबा भी हो, तो उसमें अवॉइड करते थे हम। तो अब मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने देखा है कि कौन से इश्यूज़ हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, और सबसे जो बुनियादी इसमें बात है वो ये कि आम आदमी जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो किसी अच्छे इदारे में पढ़े, वो आला तालीम हासिल करे। यूएमटी जैसा प्रेस्टीजियस एक तालीमी इदारा, इसमें तो जो उमरा हैं उनके बच्चों का एक ख्वाब है कि वो यहाँ पे उनका एडमिशन हो जाए। आपका मेरिट इतना हाई होता है और यहाँ का म्यार भी ज़ाहिर बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे एक आम वर्कर का बच्चा, उसको आप यहाँ पे तालीम देते हैं और उस म्यार की दे रहे हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है? कौन लोग हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह ले सकते हैं? देखें, जो एक तो वर्कर वेलफेयर फ़ंड का क्राइटेरिया होता है कि वो एक रजिस्टर्ड फैक्ट्री वर्कर हो, किसी जगह एम्प्लॉई हो, और ये इनको फिर इनरोल करते हैं और उसके लिहाज से फिर रीइंबर्स करते हैं पेमेंट्स। दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी का एक ऑब्वियसली क्राइटेरिया है कि मिनिमम एक मेरिट हो, लेकिन जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये कि वो अफोर्डिंग नहीं होना चाहिए, कि उसके पास जो है वो वसाइल नहीं हो जो कि उसको आला तालीम हासिल करने के लिए चाहिए। और इसके अंदर हमारे अपने इदारे में तकरीबन 61% जो तालिब इल्म है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। 61%? 61, ये 14,500 इनकी तादाद है, और इसमें 1000 यतीम है। पाकिस्तान के हर गांव से, हर तबके से, हर मज़हब से इधर तालीम हासिल कर रहे हैं। इब्राहिम साहब, आप इस यूनिवर्सिटी के सरबराह तो हैं ही और साबिक वज़ीर भी हैं, लेकिन ये बड़े कम लोगों को पता है कि आप और फैसल साहब क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं। तो बतौर दोस्त, बतौर सियासतदान, आपने इन्हें कैसा पाया? देखें, एक तो बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर 65% लोग जो हैं नौजवान हैं। 24 करोड़ में से हमारी मेजॉरिटी जो यूथ की है, और यूथ को आगे आने की ज़रूरत है। और जो फैसल साहब हैं ये एक उनके लिए एक आइडियल हैं, उनको ये उम्मीद देते हैं कि अगर मैं इस लेवल पे आ सकता हूँ, मैं इस लेवल पे इस लेवल की डिलीवरी कर सकता हूँ,
मैं नौजवानों के हक़ की बात कर सकता हूँ, उनकी बेहतरी की बात कर सकता हूँ। तो आप भी जो है वो मेरे साथ मिलें ताकि हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। तो एक तो ये इनके अंदर है, दूसरा ये कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। हाँ। इनको पूरे हलके में हज़ारों लोग इनको अपना दोस्त मानते हैं ऐसे, और ये उनके साथ बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक आइडियल यूथ लीडर में होनी चाहिए। खेलता पंजाब के तहत स्नूकर क्लब का इफ्तिताह किया। फैसल अयूब खोखर ने अपने डेरे पर बनी खूबसूरत मस्जिद भी दिखाई। हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी किसी मस्जिद या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आमदन में से एक हिस्सा रखा होता है। और उसके अलावा हमें एक शौक़ था, मेरे वालिद साहब का बहुत शौक़ है कि अच्छी अच्छी मस्जिद हों। हमने सोचा कि अपने घर से स्टार्ट करें। तो मस्जिद अल इमरान इट इज़ आ प्रोजेक्ट ऑफ उम्मीद सहर। अब उम्मीद सहर को हमारी फैमिली खुद ही सपोर्ट करती है। हम अभी लोगों से उसके लिए पैसे नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज़ रन बाय आवर फैमिली। तो ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह 500 इसी तरह डबल स्टोरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते तक इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हम यहाँ पर दर्स भी है। तो छोटा भाई जो बिलावल है वो हाफिज़ कुरान है, 17 साल से वो तराबियाँ खुद ही पढ़ाता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हर घर में एक हाफिज़ है, बहन के घर, भाई के घर, ताया के घर, चचा के घर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी को इस तरफ हमारा रुझान भी अल्लाह ताला ने कर दिया है। लोग अपने घरों को बड़ा खूबसूरत बना लेते हैं, आपने उसके साथ साथ अल्लाह के घर को। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। हमारा खोखर पैलेस भी ना सामने, हर चीज़ का हिसाब होता है। हमने रखा होता है कि यार उस पर क्या लग रहा है, ये रहने दें, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये कर लें या ना करें। इस मस्जिद के अंदर लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है और इससे बहुत बेहतर भी बनाई है। लेकिन ये हमने अपने घर के बाहर बनानी, तो हमने सोचा था कि अल्लाह के घर है, इसमें हिसाब नहीं है, जो लगाना है लगाओ। फैसल खोखर ने हमें अपने घोड़ों का फॉर्म भी दिखाया, जिसके एक हिस्से में देसी मुर्गियां भी पाली जाती हैं। इन घोड़ों के बारे में कितना इल्म रखते हैं? नॉलेज है पर इतना नहीं है। वो भी मलिक सैफ साहब की वजह से, वालिद साहब की वजह से उनको शौक़ है। और हमारे कहते हैं रेस क्लब में भी हैं हमारे घोड़े, डरबी भी भागते हैं, इस लेवल पे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे घोड़े शौक़ की हद तक भी हैं। तो अब शौक़ है बहुत ज़्यादा, फिर इसीलिए घर के अंदर ही हमने सब कुछ बनाया हुआ है। घोड़ा ज़्यादा महंगा होता है या गाड़ी? अगर गाड़ी बहुत महंगी है तो घोड़े भी बहुत महंगे हैं। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। अगर आप करोड़ 2 करोड़ की अगर गाड़ी है तो करोड़ 2 करोड़ के तो ये घोड़े भी हैं जो फिर रहे हैं। 2 करोड़ का घोड़ा? करोड़ 2 करोड़ के घोड़े हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं। अगर कोई घोड़ा आपका अच्छा परफॉर्म करता है, डरबी जज जाता है, वो फिर 5-10 करोड़ का बिकता है। और अगर इंटरनेशनली चला जाए तो फिर 10-15 करोड़ को भी क्रॉस कर जाते हैं। वाह जी। और तो ये इनकी भी कोई हिस्ट्री रखी जाती है, इनका कोई खानदान, कोई शजरा? एब्सोल्युटली। जो इनके बच्चे हैं वो इस टाइम करोड़ के हैं। अगर कोई आप मतलब कि जो घोड़ा या घोड़ी जितनी अच्छी नस्ल की होती है, अच्छी डरबी भागती है या 1000 की नहीं भागती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो फिर लाखों करोड़ों में बिकते हैं। और ये अब उन्होंने फिर कहा कि नहीं मुर्गियाँ होनी चाहिए। फिर उनको हर चीज़ का शौक है। फिर मैं कहा अगर मुर्गियाँ रखनी है तो फिर देसी होने चाहिए, देसी होनी चाहिए, देसी एनवायरनमेंट में। फिर उनके लिए सारा। वाह वाह। आप बता रहे थे कि आपको घोड़ों का नहीं गाड़ियों का शौक है जी। तो फिर अपनी जो गाड़ियों की कलेक्शन है वो तो दिखाएं ना। ये लैंड क्रूज़र है लेटेस्ट मॉडल। ये अल्हम्दुलिल्लाह LC 300 मैंने ख़रीदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लैंड क्रूज़र का शौक़ है क्योंकि मेरी ज़रा देहातों में, गाँव में हर जगह जाना होता है, तो फिर जीप की ज़रूरत है। तो फिर जीप में फिर लैंड क्रूज़र मुझे ज़्यादा पसंद है। लैंड क्रूज़र्स का भी ज़्यादा शौक़ है। इस तरह मुझे कलेक्शन लैंड क्रूज़र की ज़्यादा है। पुराना मॉडल 96 भी है मेरे पास, 2004 भी है। वाह। और मेरे पास 2013 है, 2012 है, 2016 है, फिर 16 है, अच्छा, फिर 24 है। मेरे पास माशाल्लाह 8 लैंड क्रूज़र होंगी। एक 13 भी, हाँ, तो 8 है माशाल्लाह लैंड क्रूज़र हैं। बाकी स्पोर्ट्स कार्स का भी शौक़ है मुझे। फैमिली के लिए किया कार्निवल पसंद है। ये एक ब्लैक में है, एक वाइट में। मेरे पास फैमिली कार में मुझे कार्निवल सबसे ज़्यादा पसंद है। 96 मॉडल है, ये 95 मॉडल है। और ये लैंड क्रूज़र मुझे हमेशा से पसंद थी। ये मर्सिडीज़ बड़ी आपने
ये पुरानी संभाल के रखी ये है। 2006 होगी। हाँ। और मुझे मर्सिडीज़ भी हमेशा ही पसंद है। ये 2006 मॉडल की मर्सिडीज़ है। ये लैंड क्रूज़र 2013 मॉडल है और ये भी बहुत साफ़ रखी हुई है। अभी हमें सिर्फ 90,000 चली होगी। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। गाड़ियों का शौक भी हमने देखा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़ों के बारे में कितने शौकीन हैं? जूतों की कलेक्शन कैसी है? क्या इसमें भी कोई ब्रांड कॉन्शियस है? भाई सच्ची बात बताऊँ, बड़े मज़े की बात है। फिर ये कपड़ों का और जूतों का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से बहुत शौक़ रहा है। और ज़ाहिर बात है जब इंसान एज में ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो उसको शौक़ होता है यार वो ब्रांड नहीं लिया था, वो लेना है, LV, गुच्ची, वर्साची, सारी आहिस्ता आहिस्ता लेने हैं, ब्रांड्स कलेक्शन करनी है, कपड़े वर्साची के पहनने हैं, सूट्स कौन कौन सा पहनना है, यू नेम इट, कि वो करना है। मज़े की बात ये है कि ये इलेक्शन आए और 2024 वाले, तो मैं हल्के में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था। तो मैंने कहा यार कि गाड़ी रोके ना, मेरे ना शूज़ टूट गए हैं कि रास्ते में चल चल के। तो मैं ना रास्ते में रुका और मैंने ना लोकल जो हमारे मैं अल्फता गया, वहाँ पर वो पड़े थे हश पपी के जूते। आई स्वेयर वैसा मुझे मज़ा कभी किसी जूते ने नहीं दिया। वाह। मैंने कहा यार ये क्या बात है। मैंने असल में मैं एजुकेशन स्कूलिंग के बाद मैं वैसे टोरंटो चला गया, तो मैंने कहा हमारे लोकल ब्रांड्स तो ये बड़े अच्छे हैं। उसके बाद फिर मैंने लोगो विज़िट किया, अभी मैंने जूता वही पहना हुआ है। आप यकीन जाने, हाँ। जिस दिन मजबूरी क्या होती है कि हमारे कल्चरल हमने ऐसी मजबूरियाँ बना दी हैं कि ये शूज़ जूते या LV गुच्ची की हों तो एक ब्रांड लगता है, ठीक है यार इसके पास पैसा है, सब कुछ है। एक सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है। मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन है जूतों की, कपड़ों की। जूते की बात ही कर लेना, लोग कहते हैं कि LV का जूता इसलिए अच्छा है क्योंकि नरम बड़ा है, गुच्ची का बड़ा नरम है। लोगों का जूता ये जो मैंने पहना हुआ ना, मैंने 2-3 बार सेम जूता लिया है, सेम, इतना कंफर्टेबल जूता है। ये सारी बातें ही रह गई हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे ख्याल में कि इन चीज़ों को दोबारा एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमें, इसका मतलब है कि महंगी चीज़ बल्कि वो कम कंफर्टेबल थी। अब थोड़ा बचपन का सफ़र जी बिल्कुल। सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, बचपन रिवायती बच्चों वाला था या कोई अशराफिया के बच्चों वाला? नहीं, मेरा रिवायती था। मैं बहुत आवारा था, मैं पढ़ाई में अच्छा था इसलिए मैं डांट से बच जाता था, लेकिन मैं बहुत शरारती था। मुझे शौक़ था बाहर घूमने का, मोबाइल वैसे कम होते थे और बाहर पूरा दिन क्रिकेट, और उस टाइम तो पतंगबाजी भी अलाउ होती थी, तो गुड्डियाँ, डोर, पूरा दिन बाहर आवारा गर्दी। और मेरा बचपन ऐसा गुजरा है, दोस्तों के साथ मशगुले, वही चीज़ें याद आती। मेरा बचपन ऐसे नहीं अशरफिया गुजरा कि यार ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। इंजॉय की है दोस्तों के साथ, यारों के साथ, आज भी वो दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने लाहौर से इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शरीफात, यहाँ से मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद 2009 में मैं कनाडा चला गया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मैंने पढ़ाई की, मैंने स्पेशलाइज़ किया बिज़नेस मैनेजमेंट में। मैं 4-5 साल उधर पढ़ा, 2014 में वापस आया, फिर सियासी सफ़र स्टार्ट किया। कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर कौन सा है? हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन भाइयों में से लाडला कौन ज़्यादा है और डांट किसको ज़्यादा पड़ती है? मेरे ख्याल में मेरे सच्ची बात यह है कि सारे ज़्यादा लाडले हैं, और जो मेरे 2 बहन भाई हैं, जो वो एक साल छोटी है और दूसरा जो बिलावल है वो 2 साल छोटा है, वो मेरे ज़्यादा करीब हैं क्योंकि वो उनका एज गैप कम है। तो दूसरे जो बहन भाई उनमें 8-10 साल का फ़र्क है, उनमें एज गैप ज़्यादा है। तो अगर एज गैप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फिर ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है। आई ट्रीट दम एज माई चिल्ड्रन, तो उनको उस नज़र से देखते हैं। बचपन में मार या डांट किस बात पर ज़्यादा पड़ती थी? सबसे मुझे पापा से तो मार कभी भी नहीं पड़ी, पापा से डांट पड़ी है, वो भी बड़े होके, और मम्मा से मार बहुत पड़ती रही है। और मेरे ख्याल में इस वजह से ज़्यादा पड़ी है कि शाम को जब स्कूल से आए तो क्रिकेट बहुत खेली है, और अगर छुट्टी का दिन आ गया तो डोर गुड्डी बहुत उड़ाई है, पतंगबाजी बहुत की है, उसमें बहुत बल्कि मार भी पड़ी है। और मैं शरारती भी था और मैं शरारती बच्चा था, तो इसलिए मुझे मम्मा से मार पड़ती रहती थी, और पापा से ज़रा डर रहता था, तो ज़रा ख्याल करते थे ज़रा। तो अभी तक भी ऐसे है मेरे ख्याल में। मेरा तो ये भी चेंज नहीं हुआ, मेरी मिनिस्ट्रियाँ मेरे घर के बाहर तक हैं। घर के अंदर तायाबू से भी डांट पड़ती है, पापा से भी पड़ती है, चाचू से भी पड़ जाती है, और जो ताया का बेटा उसमें भी पड़ जाती है। तो मेरी मिनिस्ट्रियाँ बाहर तक हैं, यहाँ पर आके सारी डाइल्यूट हो जाती हैं। सियासत में आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्या बचपन से ही वज़ीर बनने का शौक़ था? अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर थॉट ऑफ इट कि अल्लाह ताला की ज़ात 2 मिनिस्ट्रियाँ दे देगी। अल्लाह ताला का करम है और मेरी लीडरों की मेहरबानी है, मोहब्बत है।
पर मैंने नहीं सोचा था, बल्कि सियासत मुझे नहीं पसंद थी, क्योंकि सियासत के लिए आपको मलंग होना पड़ता है, सियासत के लिए आपको दिल को बहुत नरम होना पड़ता है, आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। मेरी ये पर्सनैलिटी में नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी में गुस्सा था, मैं था ही नहीं ऐसा लड़ाई झगड़े वाला था, मैं जल्दी गुस्सा कर लेता था। तो लेकिन एक लेगेसी थी बड़ों की जो चलती आ रही थी, मैं समझता था, मैं हमेशा कहूँगी मैं उन लोगों में साथ था जो मैं कहता था पाकिस्तान में अगर ये हो जाए ना तो फिर पाकिस्तान में क्या बात है, ये हो जाए ना तो क्या बात है। फिर जब मौका मिला था मैंने कहा ये 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं कोने पे बैठ के ये ना सोच रहा हूँ कि यार तुझे मौका मिला और तूने नहीं किया। आई जम्प्ड इनटू द अपॉर्चुनिटी और अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया। शौक़ नहीं था, शौक़ बन गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। अपने वालिद सैफुल मलूक खोखर साहब से क्या सीखा? सबसे पहले तो मैंने अपने वालिद साहब से इश्क किया है। आई लव माई फादर मोर देन एनीथिंग। मैंने अपने अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी से मोहब्बत किया तो अपने वालिद से की है। एंड आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी अम्मी ने उनकी तरफ बड़ी तवज्जो दिलवाई, मैंने उनसे सीखा भी सब कुछ। वो मेरे फादर भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, और डांट पे भी तक पड़ती रहती है, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मुझे काम करना सिखाया है, मेहनत करनी उन्होंने सिखाई है कि अगर मेहनत करना है तो सब कुछ होना है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मुझे इस्लाम के करीब ही उन्होंने रखा है, और आजिज़ी भी मैंने उनसे सीखी है, और नमाज से मोहब्बत भी मैंने उनसे ही सीखी है। वालिद साहब आपके काम में, आपकी मिनिस्ट्री के मामलात में कोई दखल अंदाज़ी करते हैं, रहनुमाई देते हैं, कहते हैं ये ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, या कि फ़लाँ मेरा ये सियासी मेरी मजबूरी है इसको ज़रा अकामोडेट कर दें? बिल्कुल करते हैं। उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मेरी मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई टीचर, और बिल्कुल मुझे बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर मुझे स्पेस देना चाहें मुझे स्पेस भी दे देते हैं कि इट इज़ योर डिसीजन टू टेक। सियासत में नवाज शरीफ आपके रोल मॉडल हैं, उनकी किस खूबी से ज़्यादा मुतासर है? इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा सियासत में मेरा लीडर नवाज शरीफ ही है। मेरी ज़्यादा वाबस्तगी मरियम बाजी से रही है, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया और मैंने सब कुछ देखा है तो नवाज शरीफ जैसा लीडर मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यही है कि वो एक मुलाजिम या फ़कीर के साथ भी बैठा है तो ही विल मेक हिम फील दैट ही इज़ अ किंग टू। उसको ये लगेगा कि नहीं, नवाज शरीफ का ताल्लुक़ मेरे से ऐसा है। हर जो शख्स उसको मिलता है वो कहता है नहीं मेरा नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। क्यों? ही मेक्स हिम फील स्पेशल, ही गिव्स रिस्पेक्ट। उसकी नज़र में बादशाह भी फ़कीर है और फ़कीर भी बादशाह है। ही गिव्स यू रिस्पेक्ट। अगर आप बच्चे हैं नो प्रॉब्लम, ही विल डिस्कस विद यू। वो मशवरा भी लेते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से किस में ज़्यादा बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं? तो नवाज शरीफ की कामयाबी के पीछे शहबाज शरीफ का हाथ है, 100% है। और नवाज शरीफ के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लीडरशिप के जो फ़ैसले होते हैं ना वो थोड़े से ब्यूरोक्रेटिक नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब में ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है जो उनको सूट करता है। नवाज शरीफ में एक लीडरशिप स्किल्स हैं जो उनको सूट करते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जैसे होते हैं तो शायद ना चल सकते। तो मेरे ख्याल में लीडर कहेंगे तो नवाज शरीफ को कहेंगे, और लीडर बनने की वजह अल्लाह के ज़ात के बाद उसका भाई शहबाज शरीफ है। हमजा शहबाज कहाँ गायब है? नाराज़ हैं क्या वो? बिल्कुल नाराज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में उनको नाराज़ होना भी नहीं चाहिए। उनके वालिद साहब इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बहन चीफ़ मिनिस्टर है, और हमजा साहब जैसा भी साईं आदमी कोई नहीं है। और यकीन जाने कि बड़ा कम अरसा मेरा उनके साथ गुजरा है, लेकिन जितनी बार मैं मिला हूँ, जितना भी वक्त गुजरा है, एक बादशाह आदमी है। मैं पर्सनैलिटी अगर देखूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार पता नहीं हमजा साहब ना मियाँ नवाज शरीफ जैसे हैं, और मरियम साहिबा शहबाज शरीफ जैसी हैं। उनका गुस्सा भी आपस में मिलता है। हमजा साहब गुस्सा नहीं करते, हमजा साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे हैं, और ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्हें शहबाज स्पीड के लक़ब से याद किया जाता था, तो क्या मरियम नवाज़ शहबाज स्पीड को आगे बढ़ाएंगी या उनसे अभी पीछे हैं? आई थिंक टुडे इज़ अ डे कि मैं कह सकता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा 1% भी शहबाज स्पीड से पीछे नहीं है। आपकी फैमिली का शरीफ फैमिली के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज़ साहिबा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस से बात करना आसान है? बात करना आसान है मरियम साहिबा से। मरियम साहिबा पूरी बात सुनती हैं, समझती हैं। शी इज़ वेरी फ्रेंडली। थोड़ा बहुत जो मर्ज़ी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का या हमजा साहब का एक स्टाइल है, एक शाही स्टाइल है। मरियम साहिबा का शाही स्टाइल नहीं है। मरियम साहिबा एक मतलब कि हर किसी के साथ ही शाही हैं, वो हर किसी के दोस्त हैं। बहुत मज़े की पर्सनैलिटी। उनके साथ जहाज़ में हों, उनके साथ गाड़ी में हों, शुगल ऐसे लगेगा जैसे आपके दोस्त हैं। वाह। वो आपको फ़ील नहीं कराएंगे आप चीफ़ मिनिस्टर हैं।
जी अब थोड़े ज़रा पर्सनल और लाइटर क्वेश्चंस आ जाएं। ज़िंदगी में मोहब्बत कितनी बार हुई? मोहब्बत इंसान को होती रहती है। शादीशुदा शख्स से आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने सोचा हुआ है कि फ़ैसल के आज घर जाके ना कोई मसला मसाइल पड़ जाएँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मेरी शादियाँ भी 2 हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं मोहब्बत, ज़ाहिर बात, इंसान को मोहब्बत होती है तो इंसान शादी करता है। तो अल्लाह का शुक्र है 2 शादियाँ मेरी, मेरे बच्चे हैं। आगे का सोचा नहीं है, नाम मैंने आगे मोहब्बत करनी है। मेरे ख्याल में नाम मुझे इजाज़त है, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब तो वो भी कहते हैं नहीं बाबा बस, और ऐसी कोई बात नहीं सुननी है। कामयाबियों का क्रेडिट किसको देते हैं? अपने वालिद को और अपनी वालदा को देता हूँ सिंगल हैंडेडली। मशवरा किससे लेते हैं? अपने वालिद से। आपकी बेगनात को आपसे सबसे ज़्यादा गिला क्या होता है? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा गिला ये होता है कि टाइम। बल्कि इस बात पे भी ज़्यादा गिला होता होगा कि आपने दूसरी को टाइम क्यों ज़्यादा दिया? नहीं, ये चीज़ें तो फिर चलती रहती हैं। ख़वातीन की कौन सी खूबी है जो ज़्यादा मुतासर कर? खूबसूरती। और कौन सी चीज़ है? ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा? जब मैं असम्बली के अंदर बैठा और मैंने वो हलफ उठाया। कभी फारिग वक्त मिले तो कैसे गुजारते हैं? दोस्तों के साथ। ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? नथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। नथिंग आई रिग्रेट। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान कर। दोस्त। ये जो क्वेश्चंस है ना जी, इनका आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना और कुछ नहीं। ओके। सैफ अल मलूक खोखर का बेटा होने की वजह से वजारत आसानी से मिल गई। हाँ। अगर शहबाज शरीफ के बजाय नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते तो मुल्की हालात ज़्यादा अच्छे होते। हाँ हाँ। पार्टी के लिए मरीम नवाज़ की निस्बत हमजा शहबाज शरीफ की कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। ना। इमरान खान बतौर क्रिकेटर पसंद हैं। हाँ। नून लीग को अब रिवायती सियासत से बाहर निकलना चाहिए। हाँ। लाहौर में शरीफ फैमिली के बाद खोखर फैमिली दूसरा बड़ा सियासी घराना है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किसी और पार्टी से ऑफ़र हुई? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा और वाकई आपने ठीक कहा कि एक अच्छे दोस्त का इजाफा हुआ। भाई बहुत शुक्रिया। भाई का इजाफा हुआ। और मुझे भी ऐसा ही लगा, और यकीन जाने कि पूरा दिन कभी इतना वक्त इंसान अपनी बेगम के अलावा आपके साथ मैंने गुजारा है।